दोस्तों नमस्कार। राष्ट्र प्रथम में मैं मयूर जानी आप सबका स्वागत करता हूं और आज हमारा जो ये राष्ट्र संवाद का जो विशेष कार्यक्रम है, ये एक खास विशेष रूप से एक मुद्दे पर जो इस पर चर्चा करने वाले हम लोग अलग अलग विषयों पर हम संवाद करते हैं। ऐसे विषय जो जिस पर संवाद करना जरूरी होता है, देश में राष्ट्र में जो हो रहा है घट रहा है उस पर हम बात करते हैं, उस पर नजर रखने की कोशिश करते हैं, समझने की भी कोशिश करते हैं। आज का जो विषय है हम ये लेके आ रहे हैं आपके पास कि कुछ दिनों से राजस्थान में वैसे ही कांग्रेस में अंदरूनी माहौल जो है बहुत गर्म हो चुका है और इसके साथ साथ 2020 में 19 में और लगातार जो है अशोक गहलोत की ओर से कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र की सरकार है वो उनकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। दूसरी ओर हम लगातार ये सुनते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो हमेशा जब भी किसी राज्य का चुनाव असेंबली इलेक्शन होता है तो वो डबल इंजन की सरकार पर बहुत भार जोर देते हैं। वो कहते हैं कि अगर केंद्र में भी बीजेपी हो और राज्य में भी बीजेपी हो तो फिर उस राज्य का विकास डबल इंजन की ताकत से होगा। अब सवाल ये होता है कि अगर कहीं किसी राज्य में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना हो तो क्या उसका विकास उस गति से नहीं हो पाएगा? तो क्या राजस्थान जो है इसका खामियाजा भुगत रहा है? और साथ में यह भी समझना है हमको कि क्या राजस्थान में चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, वहां आंतरिक स्थिति जो है उन दोनों पार्टियों में किस तरह की है, क्योंकि वहां भी चुनाव तो अगले साल आने वाला है। इस मुद्दे पर हमने संवाद करने के लिए राजस्थान को बहुत अच्छी तरह से समझने वाले एक आर्थिक बाबतों की भी बहुत विशेष रूप से गंभीर रूप से इसको रिपोर्ट करने वाले बहुत वरिष्ठ पत्रकार, साथ में राजनीति को करीब से देखने वाले वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विशेषज्ञ अनिल शर्मा जी को हमने आज न्योता दिया है हमारे साथ संवाद करने के लिए, तो हम इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। शर्मा जी आप जुड़े, आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जैसे मैंने अभी प्रस्तावना रखी है आपने सुनी उसको। दो तीन मुद्दे हैं सर। अब पहला ये है कि ये जो डबल इंजन है ये अगर नहीं होगा कहीं तो क्या आप ये मान के चले कि उस राज्य का विकास उतना नहीं होगा? तो क्या राजस्थान को उसका कोई फल भुगतना पड़ रहा है क्या? सर देखिए, डबल इंजन सरकार बोले या ये बोले, जब बीजेपी की सरकार नहीं है जिस स्टेट के अंदर, जैसे राजस्थान है या छत्तीसगढ़ है या कोई और स्टेट है, पंजाब है, जहां पे इनकी सरकार नहीं है, वहां पे कहीं ना कहीं टैक्स कलेक्शन की, जीएसटी कलेक्शन की बात आती है। इन सब स्टेट्स का ही कहना था। आपको पता होगा कि जब पंजाब में चुनाव हुए उससे पहले अमरिंदर सिंह जी की सरकार थी, चन्नी बाद में आए, उस टाइम भी ये बात उठी थी कि जो जीएसटी का पैसा है वो डिलेड मिलता है, वो कभी कम मिलता है, कभी ज्यादा मिलता है, पर पूरा टाइम पे नहीं मिलता और पूरा नहीं मिलता। उसका खामियाजा तो उठाना ही उठाना पड़ता है सर, आप मान के चले, उसका खामियाजा उठाना पड़ता है। पर हाँ, ये मैं बोलूंगा कि गहलोत ने इकोनॉमी को जो मैनेज करा राजस्थान में, वो शायद उनका मैनेजमेंट औरों से बेटर रहा और उसकी वजह से कई स्कीम्स नई लॉन्च हुई जिसका बेनिफिट लोगों को वेलफेयर में मिल रहा है। पर हाँ, खामियाजा उठाना पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं है। जीएसटी मिलता है या तो डिलेड मिलता है या वो कम मिलता है या वो इंस्टॉलमेंट्स में मिलता है, जब सरकार को चाहिए होता है तब नहीं मिलता। आपको याद होगा कोरोना का पीरियड था, उस टाइम जीएसटी कलेक्ट जो इनको लोगों को मिला, स्टेट्स को, वो काफी डिलेड मिला और कई स्टेट से इसको लेटर भी लिखे थे। उसमें से एक स्टेट राजस्थान भी था जिसने डिमांड करी थी कि हमारा पैसा 2 साल से 3 साल से ड्यू है। अगर आज की तारीख में आप देखिए, मैं कई हजार करोड़ रुपया गवर्नमेंट पे ड्यू होगा राजस्थान का। उस वजूद मेरा मानना अशोक गहलोत को, कि मैं उनको एक शब्द जरूर यूज करता हूं, बड़े एस्ट्यूट पॉलिटिशियन है, बड़े एस्ट्यूट। उन्होंने इसको बड़ा ढंग से मैनेज करा और कोरोना का पीरियड मैं मानता हूं राजस्थान से मैनेज करा, वो काफी काबिल तारीफ था और इसकी तारीफ प्रधानमंत्री को भी अपनी स्पीचेस में करनी पड़ी। तो खामियाजा तो भुगतना पड़ता है। डबल इंजन की सरकार की आप बात करते हैं, खामियाजा भुगतना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारें थी वहां भी जीएसटी की ये जो पिछले 2 साल जो निकले हमारे जो गए कोरोना काल के, तो आपको याद होगा उनमें से बहुत सारे राज्य भारतीय जनता पार्टी के भी थे जिन्होंने खत लिखा था कि भाई पैसा जो है आप भेजिए हमें, क्योंकि हमको जो है यहाँ शासन चलाना मुश्किल हो रहा है। तो फिर खैर, पर ये तो इनके पास हर एक चीज की अपनी अपनी एक बड़ी सुंदर तरह से वो हर चीज को टाल देते हैं कि, और कारण उनके पास बहुत उस तरह के होते हैं कि उसको ग्लोरीफाई कर सकते हैं। पर सर मुझे ये भी समझना है कि राजस्थान में अगर पर्टिकुलरली अगर राजस्थान की बात करें हम लोग, तो एक तो जैसे कहा जीएसटी बहुत बड़ा हिस्सा है जो स्टेट को मिलता है, उसके आधार पर स्टेट जो है अपनी योजनाएं और काम करता है।
उसके अलावा सर और क्या क्या चीजें होती है दर्शकों के लिए जानकारी के लिए कि जो केंद्र से मिलती है तभी स्टेट जो है कुछ कर पाता है, जो केंद्र पर पूर्ण रूप से निर्भर है जीएसटी के साथ साथ? जीएसटी के साथ साथ अगर आप देखें तो रोड सेक्टर, नेशनल हाईवे और किसका सब्जेक्ट है सर? नेशनल हाईवे सब्जेक्ट है स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट का। स्टेट उसमें पार्टिसिपेट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। पर मेरा मानना यह है सर कि एक एक डिपार्टमेंट शायद बीजेपी का सबसे अच्छा काम करता है, गडकरी जी का नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और उसकी वजह से राजस्थान में नेशनल हाईवे के अंदर काम हुआ। मैं ये नहीं कहूंगा कि बीजेपी ने काम नहीं करा, बीजेपी ने काम करा विद द सपोर्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, जो एक्विजिशन और ये सब स्टेट करता है। और इसके अलावा माइनिंग, माइनिंग के अंदर स्टेट का भी रेवेन्यू होता है और सेंटर से भी रेवेन्यू होता है, और स्टेट ने रेवेन्यू के अंदर रिकॉर्ड तोड़ा और स्टेट ने माइनिंग से पैसा काफी अच्छा कमाया। टैक्सेशन की अगर अपन बात करें तो मेजॉरिटी आप जानते हैं आजकल जीएसटी कलेक्शन के थ्रू ही होता है, और कोई स्टेट के पास कोई रेवेन्यू सोर्सेज है नहीं, बहुत छोटे छोटे रेवेन्यू सोर्सेज होते हैं। अगर आप देखें तो वो छोटे रेवेन्यू सोर्सेज में स्टेट के अपने लेवल पे क्या कर सकता है? आपको मेन चीजें मैंने बताई, मेन चीजें जो टैक्सेशन की हैं, उस टैक्सेशन के अंदर राजस्थान का खुद का परफॉर्मेंस जो है, जो स्टेट कलेक्शन ऑफ टैक्सेस होता है, उसमें राजस्थान का काफी अच्छा रहा। और उसी की वजह से शायद अगर आप देखें, राजस्थान पहला स्टेट है जिसने ओल्ड पेंशन स्कीम लॉन्च करी अपने पुराने एम्प्लॉइज के लिए, जो और छत्तीसगढ़ ने उसके बाद करी, और स्टेट शायद अभी, अगर मैं गलती पे नहीं हूं तो भगवंत मान ने शायद अभी अपने ट्वीट पे अनाउंस कराया कि हम भी उसको लॉन्च करेंगे, जिसको ओपीएस भी बोलते हैं। इन सब के लिए, वेलफेयर स्कीम्स के लिए पैसा लाना, चाहे राजस्थान में आप चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना की बात करें, चाहे आप ये अभी आपने देखा हो जिसको मैं पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक भी बोलता हूं, ये ग्रामीण ओलंपिक, और दूसरा अर्बन या शहरी गारंटी रोजगार योजना, ये बहुत बड़ी योजना है, इसमें बहुत रुपया खर्च होना है। पर अशोक गहलोत ने एक बीड़ा उठाया और इस साल में सिर्फ शहरी रोजगार योजना पे 600 करोड़ रुपया लगा दिया। मेरा मानना है कि ये गेम चेंजर है सर। अगर आप देखें तो अगर गहलोत साहब इसको ढंग से खेल पाए और ढंग से कर पाए, 100 दिन का रोजगार शहरी योजना किसी भी स्टेट में नहीं है, ये पहला स्टेट बना है। कि अभी तक मैंने महात्मा गांधी नरेगा देखा जिसमें गांव में लोगों को रोजगार मिलता था, ये पहली बार है जब वो गारंटी दे रहे हैं 100 दिन रोजगार की शहरों में। एक बहुत बड़ी योजना है, और ये योजना मैं ये मानता हूं कि, पर गलती कहां होती है, मैं आपको आप बोले उससे पहले इसमें एक ऐड करना चाहूंगा, गलती कहां होती है, मॉनिटरिंग ऑफ या इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटरिंग सही नहीं हो पाती सर। राजस्थान में एक बड़ी प्रॉब्लम है, वरना स्कीम्स, मैं कहूंगा राजस्थान, मैं इसलिए नहीं कि मैं राजस्थान में रहता हूं या राजस्थान को बिलोंग करता हूं, मैं राजस्थान को 35 साल से कवर कर रहा हूं, इससे बेटर स्कीम्स और किसी स्टेट में आज की तारीख में नहीं है। हेल्थ सेक्टर में हमने सबसे अच्छा काम करा है, हमने ये अर्बन स्कीम में बहुत अच्छा करा है। और जो ओलंपिक्स की बात करी मैंने आपको, ग्रामीण ओलंपिक, मैं मानता हूं ये राजनीतिक है पूरा, और इसका फायदा कांग्रेस को मिलना चाहिए, पर उठा पाएंगे नहीं उठा पाएंगे ये भी बहुत जल्दबाजी होगा उस पर कहना। यस अब सर। ये एक तो हो गया कि हम बात कर रहे हैं कि केंद्र की ओर से जो फिनेंशियल जो उनको राज्य का हिस्सा है वो टाइम पे मिलना चाहिए, वो सब सपोर्ट मिलना चाहिए, ताकि वो फिर डबल इंजन के लिए जो फिर वो प्रेजुडाइज देखने को मिलता है वो न हो। लेकिन साथ में एक चीज ये भी होती है, हम सब जानते हैं, आपको भी याद होगा कि गहलोत साहब ने एक बार खत लिख दिया था नरेंद्र मोदी साहब को, वो कहा था कि भाई आपकी पार्टी के द्वारा खरीद फरोख्त के माध्यम से सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है। तो डबल इंजन अगर नहीं है तो फिर ये भी तो खतरा रहता है। ये पूरा खतरा रहता है, और राजस्थान ने ये देखा भी है सर। अब वो आप बीजेपी को ना दोष दें या दें, वो बड़ी मतलब बड़ा अब पीछे जाना पड़ेगा अपने को थोड़ा। आपको याद होगा सचिन पायलट अपने कुछ एमएलए के साथ में चले गए थे मानेसर, और वहां मानेसर जाकर उन्होंने अपने 19 आदमी थे उनके साथ, 20 में वो थे, 20 आदमी वहां जाके कुछ दिन तक रहे थे कि हमें जो शिकायत है वो सरकार चलाने के ढंग के ऊपर है, उनकी ये शिकायत थी। और गहलोत साहब का ये कहना था कि ये हमारी सरकार को तोड़ने का तरीका है, हमारी एक जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको गिराने का ये तरीका है, बीजेपी इसके पीछे है, इस खेल के पीछे। और आज तक इस बात को बोलते हैं कि मैं अपनी सरकार को बचा पाया, इसके बावजूद कि केंद्र सरकार ने इसको गिराने की कोशिश करी। केंद्र मतलब मोदी के तरफ के लोगों ने, और खासतौर से वहां नाम लेते हैं अमित शाह इन लोगों का उसके अंदर, कि ऐसा कोशिश करी गई सरकार को गिराने की। और ऐसा अगर आप देखें तो कई जगह हुआ भी है।
तो अशोक गहलोत का कहीं ना कहीं ये मानना कि सरकार गिराने की कोशिश हुई कुछ हद तक ठीक भी लगता है, पर इसमें कितनी सच्चाई है नहीं है, सचिन पायलट क्या सच्ची में नाराज थे या वो बीजेपी के कहने पे गए, ये एक बहुत बड़ा इसके पीछे क्या उद्देश्य था ये जानना बड़ा मुश्किल है। बट हाँ, अशोक गहलोत ने हर समय ये कहा है कि सरकार को गिराने की कोशिश की गई बीजेपी की तरफ से, उनके एमएलए को खरीदने की कोशिश की गई और बहुत मोटी रकम उनको देने का वादा किया गया। उस समय फोन टैपिंग वाला भी कुछ मामला था ना, जिसको लेकर फिर उन्होंने कहा कि मैं सबूत पेश कर सकता हूं कि ये फोन साजिश हुई टैपिंग थी। का ये मामला था सर, उनके पास एक रिकॉर्डिंग उनके पास थी नहीं थी, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। वो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पे आई। उस रिकॉर्डिंग में ये था कि एक जो उस टाइम के मंत्री थे गहलोत साहब की कैबिनेट में और जो पायलट साहब के साथ चले गए थे माने सर, उनकी और किसी और आदमी की रिकॉर्डिंग थी जिसमें वो कह रहे थे कि पैसे के लेन देन की बात कर रहे थे। अभी तक वो जो केस है वो कोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए उस पर ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। अब हाँ, ऐसी रिकॉर्डिंग को सोशल मीडिया पे डाला गया था और ज्यादातर पत्रकारों के पास पहुंचाया गया था। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इससे थोड़े एक आगे बढ़ते हैं इस मुद्दे को लेकर कि अब जब राजस्थान अभी हम देख रहे हैं, जो पिछले कुछ दिनों से जो हमारे पास यहाँ खबरें आ रही है वो ये है कि एक अशोक, पहले कांग्रेस की बात कर लेते हैं फिर भाजपा में जाएंगे। ये अशोक गहलोत साहब का नाम जो है वो बताया जा रहा है कि भाई अब वो 17 अक्टूबर को जो कांग्रेस के जो CWC में चुनाव होंगे तो वहाँ उनका प्रपोज हो रहा है एज ए राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस। और हम फिर कुछ वीडियोस देख रहे हैं, कुछ हमारे पास जा रहे हैं, आपके पास बिल्कुल, तो आपके पास तो होंगे जहाँ पे कोई एक सभा है, सभा में एक व्यक्ति या नेता को ये संबोधन कर रहा है, वो कह रहा है कि सिर्फ 2 ही नारे लगेंगे, एक राजीव गांधी अमर रहे और एक दूसरा अशोक गहलोत जिंदाबाद। अगर कोई तीसरा नारा किसी ने लगाया तो उस पर वो कार्रवाई होगी, उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। इस तरह के वीडियोस जो है अलग अलग जगह से हमारे पास भी आ रहे हैं, आपने भी देखे होंगे। तो ये किस और इशारा करते हैं ये सब चीजें जो हो रही है, और सचिन पायलट के समर्थकों के द्वारा फिर कुछ प्रदर्शन होते हैं, फिर उनको सीएम बनाने की मांग, ये कहाँ जाता हुआ दिख रहा है आपको? एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे है, दूसरी ओर कांग्रेस टूट रही है, गोवा से 8 एमएलए चले गए भगवान का आदेश मान के भारतीय जनता पार्टी में, और अब राजस्थान में अब बनी बनाई सरकार जिसने 5 साल काम ऑलमोस्ट पूरा करने जा रही है, और वहां ये स्थिति है। कैसे देखते हैं राजस्थान की स्थिति को आप, खासकर कांग्रेस को? मैं मयूर जी एक चीज हर समय बोलता हूं, आपको भी एक शब्द मैंने यूज करा कि गहलोत बहुत एस्ट्यूट पॉलिटिशियन है। गहलोत के सीधे हाथ को अगर जेब में है तो उल्टे हाथ को पता नहीं होता वो क्या करने वाला है। अगर कोई कमिट करता हो दिल्ली का जर्नलिस्ट, या मैं ज्यादातर मानता हूँ दिल्ली के जर्नलिस्टों को राजस्थान पॉलिटिक्स की नॉलेज और अशोक गहलोत के बारे में नॉलेज बहुत कम है। सचिन पायलट को फिर भी जानते हैं, गहलोत को शायद, अशोक गहलोत को थोड़ा कम पहचानते हैं। अशोक गहलोत बहुत एस्ट्यूट पॉलिटिशियन है, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, क्या वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे नहीं बनेंगे, ये चीजें मैं आपको बताऊं 2 ही आदमी जानते हैं, या तो सोनिया गांधी जानती है, अशोक गहलोत जानते हैं। बाकी सब तो हियर से और स्पेकुलेटिव न्यूज जो चल रही हैं वो चल रही हैं। मेरा मानना ये, अगर वो जाते भी हैं तो बड़े रिलक्टेंट पॉलिटिशियन होंगे जाने के लिए वो, क्योंकि जिस पोजीशन पे आज वो बैठे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं कि अशोक गहलोत गांधी के सबसे लॉयल सिपाही रहे हैं। अशोक गहलोत बहुत सीनियोरिटी में बहुत सीनियर है पॉलिटिक्स में, और अशोक गहलोत को शायद कमान भी इसलिए दी गई थी कि पूरा का पूरा, जो आप अगर देखें जब ये चुनाव जीत के आए थे तो इनका पूरा बहुमत नहीं था। इन्होंने 13 इंडिपेंडेंट और 7 उनको वीएसपी वालों को लेके बनाया था। शायद इनको कमान भी इसलिए दी गई थी बिकॉज ये एक्सपीरियंस्ड है। मेरा मानना ये है सर कि ये जाएंगे नहीं जाएंगे 2 ही आदमी जानते हैं। मैं वापस बोलूंगा, सोनिया गांधी, अशोक गहलोत, हम नहीं जानते। मेरे से अगर कोई पूछता है, क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि हम पॉलिटिक्स कवर करते हैं, मेरा मानना यह है कि रिलक्टेंट होंगे जाने के लिए। इतना आसान नहीं होगा अशोक गहलोत का दिल्ली जाना, रिलक्टेंट होंगे। एक उसका कारण मेरे नजर में जो सबसे बड़ा ये, वो अपने सिर के ऊपर क्यों ठीकरा फुड़वाना चाहेंगे गुजरात चुनाव के हार का। गुजरात चुनाव आने वाले हैं और वो बनते ही प्रेसिडेंट, और कल वो चुनाव हार गए तो सर पे तो उनके ठीकरा फूट गया। वो क्यों चाहेंगे ऐसा? बट हाँ, लॉयल हैं ये मैं जानता हूं। अगर सोनिया जी उनसे बोलेंगी वो जरूर करेंगे जो उनका कहना है। आपने बात करी फूट की, राजस्थान में 2 ग्रुप हैं, एक सचिन पायलट ग्रुप, एक अशोक गहलोत ग्रुप। आपने एक पॉइंट उठाया जो आपने कहा, बाबूलाल नागर का वीडियो था जिसमें बोल रहे हैं कि आप 2 ही नारे लगाएंगे, राजीव गांधी जिंदाबाद और अशोक गहलोत जिंदाबाद, ऐसा आप नारा लगाएंगे, बाकी अगर तीसरे का नहीं लगाएंगे तो ठीक नहीं होगा या आपको पुलिस पकड़ लेगी, ऐसा उन्होंने कुछ बयान दिया था जो सोशल मीडिया पे चला था।
ऐसा इंसिडेंट अगर आप देखें पुष्कर में, जब अशोक गहलोत कैबिनेट के एक और गुजर लीडर अशोक चांदना भाषण देने के लिए उठे, तो वहां पर कुछ सचिन पायलट के पक्ष में नारे लगे और जूते भी फेंके गए हवा में। उस पे वो बहुत नाराज हुए। तो अगर आप देखें तो कांग्रेस डिवाइडेड है राजस्थान में सर, कांग्रेस में फैक्शनलिज्म है, और बीजेपी यही मौका ताड़ रही है कि इस पार्टी को तोड़ सकते हैं अपन, या अगले इलेक्शन में इनकी परफॉर्मेंस को हम बिगाड़ सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी इस जो दरार है बहुत जो बड़ी होती जा रही है, और तो क्या उसमें कुछ बीजेपी इस दीवार को गिरा पाएगी, या बीजेपी खुद भी गुटों में फंसी हुई है राजस्थान में? बीजेपी गिरा पाएगी नहीं गिरा पाएगी, ये क्वेश्चन इसलिए बड़ा अजीब सा लगता है कि बीजेपी जितनी गिरी हुई है उतनी बीजेपी कांग्रेस भी नहीं है आज की हालत में राजस्थान में। ये बीजेपी क्या में तो सीट है, आपको ये बताऊं, बताइए हमको। 10 से 12 आदमी अपने आप को सीएम मानने लगे, अगला सीएम मैं ही बनूंगा। क्योंकि जब तक आप एक चीज मयूर जी नोटिस करिएगा, आप कवर करते आए, आपको भी काफी टाइम हो गया, मुझे भी काफी टाइम हो गया, स्टेट असेंबली इलेक्शन के अंदर चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, चुनाव मोदी जी के नाम पे नहीं जीता जाता है, चुनाव जीता जाता है लोकल छत्रप के नाम। कोई भी पार्टी हो, आप कोई भी पार्टी लीजिए, लोकल छत्रप चुनाव जिताता है और हराता है। राजस्थान में बीजेपी में 12 या 10 अपने आप को बोलने लगे कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे अगले, वो एक दूसरे को काट रहे हैं। उनकी हालत तो बोलूंगा मैं इनसे भी ज्यादा खराब है। और ईमानदारी की बात यह है कि वसुंधरा से बेटर लीडर बीजेपी में आज की तारीख में उनके स्टेचर के बराबर राजस्थान में कोई नहीं है। मेरे को कल ही किसी एक कांग्रेसी ने कहा, मेरे लिए बड़ा अजीब सा सिचुएशन था, उसका ही कहना था कि वसुंधरा जी में और दूसरे लीडर्स में अंतर क्या है, कि वसुंधरा जी जो है वो जो लोकल जो दूसरे लीडर्स हैं जो अपने आप को सीएम मानते हैं, वो तो कॉन्स्टिट्यूंसी के लीडर हैं, वसुंधरा जी स्टेट के लीडर हैं। ये स्टेटमेंट ही बहुत कुछ बोल गया। आप देखिए, मतलब उनका स्टेचर काफी ऊंचा है। जो मतलब अपना अमिताभ बच्चन के लिए बोलते थे 1 से 10 से गिनती चालू होती है और खत्म होती है, उसके बाद हीरो लाइन में लगते हैं। राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही है। अगर वसुंधरा जी को प्रोमिनेंस या नहीं दिया गया फ्री हैंड, तो बीजेपी पे अंतर पड़ेगा। मैं आज की तारीख में मानता हूं कि अंतर भी काफी अंतर पड़ेगा, ऐसा नहीं है अंतर पड़ेगा, काफी अंतर पड़ेगा। इसलिए सेंट्रल लीडरशिप बीजेपी को भी डिसाइड करना पड़ेगा, पार्टी में यूनिटी लानी पड़ेगी। यूनिटी के अलावा उनको एक फेस को लाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी, अमित शाह पार्लियामेंट इलेक्शन जिता सकते हैं, आपको लोकल असेंबली इलेक्शन आप कोई भी स्टेट देख लीजिए, चाहे आसाम हो, लेटली हुआ है, वो हेमंत शर्मा का रोल था उसमें जो उनको जिता के निकाल के लाए। कोई भी स्टेट देखिए आप, किसी भी स्टेट में उनका जादू इतना नहीं चल पाए। मैं आपको इसमें एक चीज और ऐड करूंगा, आपको अगला क्वेश्चन पूछे। लास्ट इलेक्शन जो हुए थे राजस्थान में, उस इलेक्शन के अंदर, असेंबली इलेक्शन के अंदर जो 2018 में हुए थे, अगर आप सीट देखें, जो बीजेपी की सीट आई थी जहां पर अमित शाह और नरेंद्र मोदी भाषण देने गए थे या योगी आदित्यनाथ गए थे, उनका स्ट्राइक रेट अगर आप देखें वो वसुंधरा राजे से कम था। वसुंधरा जी जहां जहां कैंपेन करने गई वहां वहां पे कैंडिडेट ज्यादा जीते। स्ट्राइक रेट से मेरा मतलब ये, जहां जहां नरेंद्र मोदी या अमित शाह या योगी आदित्यनाथ गए वहां पे स्ट्राइक रेट उनकी कम थी, जबकि नारे लगे थे वसुंधरा तेरी खैर नहीं, ये नारे लगे थे चुनाव में। पर अल्टीमेटली आप रिजल्ट देखें तो आपको पता लगेगा कि वसुंधरा की पॉपुलैरिटी इन सारे नेताओं से, मतलब मैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लोकल लीडरशिप की बात कर रहा हूं, उसमें उन लोगों से बहुत अंतर है। उनका स्टेचर इनसे बहुत बड़ा है। जैसे ही मैं अब वापस कंपैरिजन अपन करते हैं, कांग्रेस में आते हैं वापस, अशोक गहलोत की जो मास अपील राजस्थान में है वो उनकी बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू अदर लीडर्स, बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। जब वो सीएम नहीं थे, मुझे याद पड़ता है उनके घर पे जितनी भीड़ पड़ा करती थी, वो देख के मुझे लगता था ये आदमी सीएम है। मतलब इतना इतना रश होता था उनके यहाँ पे, इतना उनका रेस्पेक्ट है। और उनका साथ सबसे बड़ी बात क्या, आपने कांग्रेस प्रेसिडेंट की बात करी मेरे से, अशोक गहलोत सॉरी, कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस इज अ रेस्पेक्टेड लीडर इन ऑल द पार्टीज। मैंने कभी मोदी जी से उनके बारे में बुराई नहीं सुनी, मैंने नहीं सुनी, मतलब ईमानदारी की बात कर रहा हूं। अमित शाह जरूर करते होंगे, पर मोदी जी ने ज्यादातर उनकी बुराई नहीं करी है कभी भी किसी प्लेटफॉर्म पे आकर, क्योंकि वो भी ओबीसी हैं, ओबीसी में उनका भी बहुत बड़ा नाम है, अच्छे लीडर हैं, रेस्पेक्टेड हैं, एस्ट्यूट हैं, बहुत एस्ट्यूट पॉलिटिशियन, बहुत स्ट्रॉन्ग एस्ट्यूट है। और मैंने आपसे बोला दायां हाथ क्या कर रहा है, बाएं हाथ को पता नहीं होता उनके, तो आप क्या जानेंगे उनके बारे में। याद है, मैं परिचय उनका, मुझे इसलिए मैं आपकी बात से बहुत हद तक मतलब एक पूरी तरह सहमत इसलिए हूँ क्योंकि वो
जब 2017 में गुजरात चुनाव के प्रभारी बनाए गए थे उनको, तो मैं बड़े करीब से उनके साथ मिलने जुलने का, बातचीत करने का, और एक बड़े लंबे अरसे तक वो मौका रहा। मैं जब भास्कर के लिए मैं वहाँ का पॉलिटिकल एडिटर था, तो मैं मिलता था जब उनको, तो मुझे बहुत बड़ा फर्क नजर आता था उनमें और बाकी और नेताओं में। और आपको याद होगा शंकर सिंह वाघेला उस समय जो है वो कांग्रेस में ही थे और लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे वहां पे, और उन्होंने कुछ राग अपना जो है अलग से छेड़ दिया था, और वो चाहते थे कि हाईकमांड जो उनकी बातों को माने। अहमद पटेल भी तब जीवित थे, और अशोक जी जो है वो गुजरात बिल्कुल अपना डेरा जमा के बैठे हुए थे। तो हमने कुछ ऐसी स्थितियों में उनको जो है इतना इतना ठंडा दिमाग रखते काम करके वो देखा है, और माथे की शिकन जो है आप मतलब आपको समझ में नहीं आएगा कि ये किस प्रेशर में आदमी काम कर रहा है। लेकिन जैसे आपने कहा कि वो पता नहीं चलेगा कि कैसे दायां हाथ क्या कर रहा है, बायां हाथ क्या कर रहा है। एंड ही इज अ वेरी कूल माइंडेड पर्सन, एट द सेम टाइम एज यू सेड, यूज्ड अ वेरी राइट वर्ड, ही इज एन एस्ट्यूट पॉलिटिशियन। इससे अच्छा कोई शब्द उनके लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। पर मैं ये जानना चाहता हूं कि एक ये दोनों के बीच का अगर प्रॉब्लम है, सचिन पायलट और ये गहलोत साहब के बीच में, ये एक्चुअली प्रॉब्लम किस चीज को लेकर है? मतलब सिर्फ पावर स्ट्रगल है और कुछ भी है? ये सिर्फ पावर स्ट्रगल है सर, बेसिकली पावर स्ट्रगल है। सचिन पायलट जी का कहना ये है, सचिन पायलट का तो नाम नहीं लूंगा, सचिन पायलट के सपोर्टर्स का कहना ये है कि जब इलेक्शन हुए थे उसके बाद में तय हुआ था कि सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, और वो जो ग्रज है वो ग्रज अभी तक चली आ रही है, और ये लड़ाई उसी को लेकर है। पावर स्ट्रगल ही है बेसिकली, आप देखें। और मुझे लगता है इसके पीछे कांग्रेस लीडरशिप का मेन कारण ये था कि अशोक गहलोत क्योंकि एक मंझे हुए नेता हैं, और उस टाइम इनकी मेजोरिटी नहीं थी। इस सरकार को कौन संभाल सकता है कौन नहीं संभाल सकता, उनका मानना ये था कि अशोक गहलोत को अगर दिया जाएगा तो ये सरकार 5 साल तक चलेगी। शायद उनके दिमाग में ये रहा होगा। सचिन पायलट की अपन बात करें, सचिन पायलट को मैं मानता हूं बहुत नॉलेजेबल हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, और उनको लोग फॉलो करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उनका अपना एक स्टेचर है, पर वो अभी शायद अशोक गहलोत के पास तक पहुंचने में या उनका उनका तजुर्बा लेने में उनको कुछ साल लगेंगे। कहा था जब मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ को कमान सौंपी गई थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया के को साहब बाजू में रखे, वही मतलब कि अगर सरकार ठीक से चलानी है, क्योंकि वहां भी अंतर बहुत कम था, वहां भी इतना कोई बड़ा अंतर तो था नहीं भाजपा और कांग्रेस के बीच में सीटों को लेकर। तो मुझे लगता है कि ये शायद यही कारण रहा, पर वहां सफल हो पाई भाजपा, यहाँ शायद नहीं हो पाई। पर एक आखिर में मुझे आपसे एक सवाल पूछना है शर्मा जी, वो ये है कि अब क्योंकि 23 में चुनाव होने हैं, ठीक है, गुजरात का तो 22 दिसंबर में हो जाएगा, अब वहाँ 23 में चुनाव होने हैं। मैं फिर वो मुद्दा नहीं छेड़ूंगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे नहीं बनेंगे, वो देखेंगे। आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो एंड तक मुझे लगता है शायद वो सिर्फ देखना ही ठीक रहेगा, उसमें कोई स्पेकुलेशन अभी करना ठीक नहीं होगा। पर आज की स्थिति में अगर आप जहां बैठे हैं, अभी की स्थिति में अगर आप राजस्थान की बात करें, तो आपको इस प्रदेश में किसका पलड़ा भारी लग रहा है? आज की अगर आप बात करें, अगर बीजेपी में फैक्शनलिज्म कम हो जाए, कर्टेल हो जाए या खत्म हो जाए, तो मुझे लगता है बीजेपी के नंबर ज्यादा होंगे। कितने ज्यादा होंगे बड़ा मुश्किल है बताना, पर हाँ ज्यादा होंगे अगर फैक्शनलिज्म नहीं रहता है। दूसरा पॉइंट, ये कांग्रेस भी मानेगी, चाहे मेरी वो कितनी भी बुराई करें, वसुंधरा को अगर वो आगे नहीं रखते हैं तो कांग्रेस के लिए लड़ाई आसान होगी। आज की तारीख में मैं बोलूंगा 50-50% पे चलूंगा मैं, 50% टू कांग्रेस एंड 50% टू बीजेपी। दो छोटे सवाल निकले, जल्दी पूछ लेता हूं। एक, अगर कांग्रेस की सरकार ने अच्छा काम किया है तो फिर उसको ज्यादा मार्क क्यों नहीं मिल रहे हैं आपकी ओर से? सर मैं फिर वो आऊंगा, पोलराइजेशन बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है, और अगर पोलराइजेशन में क्या इंपैक्ट आता है क्या नहीं आता है। राजस्थान ने अभी अगर आपने देखा हो, थोड़े दिन पहले ही कुछ दंगे भी देखे हैं। एक उदयपुर में कन्हैयालाल आदमी का मर्डर भी देखा है। जोधपुर जहां पे कभी दंगे नहीं हुए वहां पे भी दंगे देखे हैं। तो इलेक्शन से पहले ये चीजें होती रहेंगी। इसका बेनिफिट कौन लेगा, ये अब मैं इस पे आगे कमेंट करूंगा नहीं, कि आप मेरे से ज्यादा समझते हैं। और आखिरी एक सवाल है कि वसुंधरा राजे का स्टेचर अभी भी, हालांकि सुनने में आता है कि बहुत मतलब वो ग्रास रूट पे लोगों को मिलती नहीं है या इतनी बाहर नहीं निकलती है, ऐसा हम तो सुनते हैं, क्योंकि हम तो राजस्थान
में ग्राउंड पे रिपोर्टिंग नहीं कर रहे, लेकिन आप वहीं से हैं, तो अगर एक चीज समझनी है कि वसुंधरा जी का इतना अभी भी जो इतना बड़ा कद और क्लाउड जो है वो किस वजह से है? मैं आपको बताता हूं, वसुंधरा जी काफी कुछ चेंज हो गई हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। शायद जो इससे पहले वाला टेन्योर था उसमें आपकी बात बिल्कुल सही थी कि वसुंधरा जी नहीं मिलती थी। आज की तारीख में वसुंधरा जी हो गई है कुछ कुछ जो अशोक गहलोत है, और अशोक गहलोत कुछ कुछ हो गए जो वसुंधरा है। मैं इसको ऐसे पुटअप करूंगा, वसुंधरा फिरोज, जी ग्रास रूट, हाँ जी, ग्रास रूट पे जाके लोगों से मिल भी रही हैं, फीडबैक भी ले रही हैं, बात भी कर रही हैं, और उनका जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है बहुत अंतर है पहले से। अगर आप बात करें तो बहुत अंतर प्रतीत होता है। इसलिए वो अपने आप का स्टेचर जो है वो बहुत कारिश्मा बोलूंगा, उनका जो कारिश्मा है वो बहुत बड़ा बढ़ गया। अगर आप लेटली फोटो देखेंगे, फोटोग्राफ्स देखेंगे, फोटो कभी झूठ नहीं बोलते। अब इसको बोला जाता था पहले, आजकल सोशल मीडिया पे तो कुछ भी होने लग गया। पहले ये कहा जाता था पिक्चर कभी झूठ नहीं बोलता। पिक्चर के अंदर अगर आप देखेंगे, उन्होंने जितनी भी जगह गई, या उन्होंने अपनी बर्थडे बनाई, या उन्होंने अभी जोधपुर गई थी, जो रश उन्होंने जो लोगों को अट्रैक्ट करा वो अमेजिंग था। मैं उसको अमेजिंग वर्ड यूज करूंगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर बीजेपी इस कार्ड को अच्छी तरह नहीं खेल पाई तो बीजेपी को भी इसका खामियाजा अगले चुनाव में उठाना पड़ सकता है। गजेंद्र और सिंह हाँ, शेखावत और बहुत सारे लोग हैं जैसे आप कह रहे हैं वहां पे। मैं इनको सबको बोलता हूं, इनका स्टेचर उस लेवल का नहीं है भी है, जिस लेवल हाँ। का स्टेचर मैडम वसुंधरा का है। अभी उस कद तक पहुंचने में टाइम लगेगा। मैं ये कभी नहीं कहता कि कोई आदमी नहीं पहुंच सकता, पहुंच सकते हैं, पर उसमें टाइम लगेगा। बीजेपी के पास अब 1 साल बचा है। नवंबर दिसंबर में चुनाव है अगले। नवंबर दिसंबर तक आप कैसे खींचोगे गाड़ी को? आप अपने आप में टूटे पड़े हो, किसी ने किसी को बुके पकड़ा दिया, उसका फोटो लग गया, तो दूसरा आदमी उसको फोन करके कहता है अच्छा तू वहां गया था, अब तू मेरे से टिकट ले लेना। ये तो बीजेपी की हालत है आज की तारीख में सर। और तो आप सबसे क्या बड़ी चुनाव लड़ोगे? एक मुश्किल ये है ना वसुंधरा जी के लिए कि वो अमित शाह साहब या नरेंद्र मोदी साहब के दरबार में झुक के नहीं जाती है। ये एक उनको बड़ी तकलीफ होती है उनसे, वसुंधरा जी से ये प्रॉब्लम रहती है उन लोगों को। नहीं, ये बात सही है सर, पर अल्टीमेटली मैं मानता हूं कि आदमी को कोई भी पार्टी चुनाव हारना पसंद नहीं करती है। ये और बीजेपी जो कि चुनाव हार के भी अपनी सरकार बना लेती है, तो वहां पर वो क्या हार को बर्दाश्त करेंगे? नहीं, मेरा एक क्वेश्चन है, क्या वो हार को बर्दाश्त करेंगे? क्या वो 50% पे रहेंगे? मैं आपसे कह रहा हूं आज की हालत में कांग्रेस और बीजेपी मेरे को बराबर नजर आते हैं। पर अगर आप बाय इलेक्शन रिजल्ट देखें तो मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग है कि 2 जगह बाय इलेक्शन हुए थे अभी रिसेंटली। उन 2 जगहों में आप देखें तो एक जगह बीजेपी तीसरे नंबर पर आई और दूसरी जगह बीजेपी चौथे नंबर पर आई। इससे ज्यादा बुरी फजीयत बीजेपी की हिस्ट्री में राजस्थान में नहीं हुई। आप तीसरे और चौथे नंबर पे 2 पार्टी सिस्टम में, जहां सिर्फ 2 पार्टी है। शर्मा जी एक अब समय तो पूरा हो ही रहा है, लेकिन एक आखिरी सवाल पूछने की लालच में रोक नहीं पा रहा हूं। बीजेपी अगर लड़ेगी इस चुनाव में, क्या मुद्दे क्या रहेंगे? मैं एंटी इंक्यूमेंसी ऑब्वियसली एक मुद्दा रहता है, पर वो मुद्दा मैं मानता हूं कि गौण है। गौन इसलिए है कि अशोक गहलोत शायद उसको थोड़ा बहुत बीट कर पाए। अगर आप गांव में जाएंगे या आप शहरों की तरफ जाएंगे, अर्बन एरियाज में मानता हूं बीजेपी अभी अभी भी स्ट्रांग है। रूरल बेल्ट में बीजेपी कमजोर है, कमजोर तो नहीं बोलूंगा, हाँ, बट उनको थोड़ा अपने आप को कैंपेन अच्छी करनी पड़ेगी। उनको आपके मुद्दे बनाने पड़ेंगे, उठाने पड़ेंगे, और बड़े मुद्दे उठाने पड़ेंगे। लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है जो अभी लंपी स्किन डिजीज गायों पे चल रही है, ये गुजरात में भी बहुत बड़ा बहुत हालत मुद्दा है। खराब हो गई, बिल्कुल। हाँ, बहुत हालत खराब है, कई गाय मर रही है। इनको कैसे प्ले करते हैं, कैसे इसका फायदा उठाते हैं, ये बीजेपी पे सब। अगर बीजेपी मेरे से पूछेगी तो मैं चार्जेस लूंगा इसके। नहीं, बात सही है आपकी। तो कुल मिला के ये है कि अभी कोशिश हर जगह की जा रही है कि डबल इंजन बन जाए। हालांकि वास्तविकता ये है कि डबल इंजन कितनी भी आप जैसे कह रहे थे कि जहां हारकर भी सरकार बनाने की कोशिश उनकी होती है, लेकिन ये हर जगह नहीं हो जी, पा रहा। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा बीच में, सॉरी मैं टाइम ले रहा हूं। जी जी, अशोक, मैं जहां भी जा रहा हूं वहां एक चीज सुनने को आ रही है कि अशोक गहलोत से जनता नाराज नहीं है, जनता नाराज है उनके मंत्रियों से। अच्छा, ये बात जनता है। खुश है अशोक गहलोत से। तो ये बड़ी अजीब सी बात है। कांग्रेस को भी अपने जो सीटों का जब टिकट बांटेंगे तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एमएलए और मिनिस्टर्स के अगेंस्ट एंटी इंक्यूमेंसी है, ऐसा नहीं है, नहीं है।
पर अशोक गहलोत के अगेंस्ट नहीं है। हाँ, उनके रघु शर्मा जी आपके जो कैबिनेट मिनिस्टर थे, वो गुजरात में प्रभारी बन के आए। हमने उनका हालचाल, तौर तरीका, रहन सहन, रीत भात देखा हमने। ये जागीरदार हैं, मतलब उन्होंने हालत इतना अपमानित किया कांग्रेस के वहाँ के नेताओं को। पर अब ठीक है सर, समय हमारा बहुत अब पूरा होने की तैयारी में है, तो पर हम लोग आपसे संवाद करते रहेंगे, बातचीत हम लोग। शर्मा जी आप आए हैं, बहुत अच्छा लगा। बहुत अंदर की बात जो है राजस्थान की राजनीति को लेकर हमको समझ में आई, और दर्शकों को भी ये बात, हमारी बात जो है उन तक पहुंची। आप हमारे साथ जुड़े अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और फिर से आपसे मुलाकात होगी, ये उम्मीद है। और दर्शकों, आज राष्ट्र संवाद में हम आज संवाद को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि इस पूरे मुद्दे को आपने ठीक से समझने की, आप तक हमने ठीक से पहुंचाने की कोशिश की है। और इसके साथ साथ हम ये भी कहेंगे कि हमारी एक वेबसाइट है www.kalamkartavya.com। आप उन पर भी उस वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, और देश की बहुत सारी खबरें जो आपको जानना ज़रूरी है, वो वहाँ आप जाकर आप देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। तो एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।